सभी को मेरा नमस्कार। और हम एक्सक्रीशन पढ़ रहे थे पहले पिछले कुछ 5-6 वीडियो में हमने एक्सक्रीशन से रिलेटेड उत्सर्जन से संबंधित कई चर्चाएं की। आज हम उत्सर्जन का एक टॉपिक ऐसा पढ़ने जा रहे हैं जिसका मतलब है कि उत्सर्जन से संबंधित वो कौन कौन से रोग हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग को इफेक्ट करते हैं। और इसी को मैंने समराइज किया इस बोर्ड पे। मैंने लिखा है डिसऑर्डर रिलेटेड टू एक्सक्रीशन। डिसऑर्डर का मतलब होता है रोग और रिलेटेड का मतलब संबंधी होता है और एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है भाई? एक्सक्रीशन का मतलब होता है उत्सर्जन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? उत्सर्जन से संबंधी रोग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? डिसऑर्डर रिलेटेड टू एक्सक्रीशन। अब इसमें अगर हम देखें कि वो कौन कौन से डिसऑर्डर हैं जो कि उत्सर्जन से संबंधित है, या मैं कहूँ किडनी से संबंधित है, या मैं कहूँ यूनिट ऑफ किडनी से संबंधित है, यानी नेफ्रॉन से संबंधित है, या मैं कहूँ एक कंप्लीट एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है, जिसमें कि आपने किडनी पढ़ा था, यूरेटर पढ़ा था, यूरिनरी ब्लैडर पढ़ा था, यूरेथ्रा पढ़ा था। तो हम उन सब चीज़ों की आज चर्चा करने वाले हैं। तो मैंने देखिए ये 2 लाइन में वो सारे डिसऑर्डर लिखे हैं जो रिलेट है किससे? एक्सक्रीशन से, यानी उत्सर्जन से। तो मैं एक करके सारे डिसऑर्डर को अब एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहला जो डिसऑर्डर है वो आप देख रहे हैं क्या है? यूरेमिया है। क्या है भाई? यूरेमिया। अब इस यूरेमिया का मतलब क्या होता है? यूरेमिया का मतलब होता है कि अगर ब्लड में यूरिया, आप जानते हैं ब्लड में यूरिया होता है और उसको फिल्टर कौन करता है? नेफ्रॉन करता है। और एक ह्यूमन बीइंग में जो कंसंट्रेशन है यूरिन में यूरिया की, तो वो कितनी है उसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, 20 से 30 ग्राम पर 100 ml होती है। तो यहां अगर ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाए या मात्रा में वृद्धि हो जाए तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? यूरेमिया कहलाएगी। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर रक्त के अंदर यूरिया की सांद्रता बढ़ती है तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है यूरेमिया वाली कंडीशन। और ये कितनी हो सकती है? 30 ग्राम पर 100 ml से अधिक। तो उस कंडीशन को हम कहेंगे क्या? उस कंडीशन को कहेंगे यूरेमिया। और जो ये यूरेमिया है, अगर ये डिजीज हो जाए तो क्या होगा? इससे व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। तो हम ये समझ सकते हैं कि ब्लड में जो यूरिया की मात्रा है वो बढ़ जाए, यानी यूरिन में भी यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी। तो वो कंडीशन जिसमें कि यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है वो क्या कहलाती है? यूरेमिया कहलाती है। अब इसको दूर कैसे करें? तो इसके लिए तो दूर करने का आप जानते हैं, हमारी ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट वाला जो सिस्टम है पूरा नेफ्रॉन का, वह फंक्शन करना चाहिए। अदरवाइज आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा और डायलिसिस अगर पार नहीं पड़ रही है तो अंततः उस व्यक्ति की डेथ होगी। तो ये इसका कारण हो गया और ये इसकी डेफिनेशन हो गई। दूसरा रोग आप देख रहे हो गाउट। क्या देख रहे हो भाई? गाउट देख रहे हो। गाउट क्या होता है? तो गाउट को देखने के लिए आपको समझना पड़ेगा क्या? आपको समझना पड़ेगा कि आप जानते हो यूरिक एसिड भी एक नाइट्रोजिनस बेस प्रोडक्ट है। अर्थात मैं कहूं कि यूरिक अम्ल भी यूरिया की तरह एक उत्सर्जी पदार्थ है। और ये जो उत्सर्जी पदार्थ है इसको भी बाहर निकालना जरूरी है। अगर इस यूरिक एसिड की मात्रा, जैसे यूरिया की मात्रा बढ़ी तो यूरेमिया हो गया, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाए, मात्रा में क्या हो जाए भाई? वृद्धि हो जाए। तो यूरिक एसिड की अगर मात्रा में वृद्धि हो जाए तो उससे जो रोग होगा वो कौन सा होगा? गाउट होगा। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए पहला तो मैंने ये लिख दिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं ये लिखता हूं इसका कि अगर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ेगी तो वो कहां जमा होगी? संधियों में। संधियों का मतलब जानते हो, शरीर में जितने भी जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स उनमें
ऑब्लिक टिश्यूज में यानी ऊतकों में ये क्या हो जाएंगे, एकत्र हो जाएंगे। और एकत्र हो जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि भाई जोड़ों का दर्द हो जाएगा, घुटने जो है जुड़ने लग जाएंगे। तो ये किसकी वजह से होगा, यूरिक एसिड की मात्रा में वृद्धि से होगा। और अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम गाउट कहते हैं। अच्छा, ये गाउट जो है ये क्यों होता है भाई? तो इसका अगर मैं बताऊं कि क्यों होता है, तो इसका कारण हो सकता है, एक तो कई लोग उपवास करते हैं यानी व्रत वगैरह करते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि निर्जलीकरण की अवस्था में ज्यादा रहते हैं। निर्जलीकरण आप जानते हो, डिहाइड्रेशन, बहुत ज्यादा पसीना आ जाए और व्यक्ति पानी नहीं पिए, लंबे समय तक उपवास रखे, या हम कहें कि वो डाययूरेटिक कंडीशन वाले चीजों का इस्तेमाल करे, तो ये हो सकता है। तो उपवास में, निर्जलीकरण में, ऐसी स्थिति में यूरिक एसिड बनेगा, उसकी मात्रा में बड़ी बढ़ोतरी होगी और उससे जो डिजीज होगी उसका नाम क्या है, गाउट है। इसके बाद में हम देखते हैं थर्ड वाली डिजीज। थर्ड जो डिजीज है इसका मतलब क्या है, ग्लाइकोसूरिया। तो जो ग्लाइकोसूरिया डिजीज है इसका हम किस तरह से पता करें कि ये ग्लाइकोसूरिया है? तो मूत्र में ग्लूकोज का आना ही जिस रोग का द्योतक है वो क्या है, ग्लाइकोसूरिया है। अर्थात यूरिन में जब नेफ्रॉन से ब्लड फिल्टर होता है तो ग्लूकोज वगैरह सब नेफ्रॉन की पीसीटी में और पीसीटी में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। लेकिन जब इसका अवशोषण नहीं होता तो ग्लूकोज क्या है, यूरिन के साथ में कलेक्टिंग डक्ट से यानी संग्राहक नलिका से होता हुआ ब्लैडर में पहुंचता है और ब्लैडर से मूत्र द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो अगर यूरिन में, मूत्र में ग्लूकोज आने लग जाए तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे क्या, ग्लाइकोसूरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई इसको, ग्लाइकोसूरिया बोलेंगे। अब हम देखते हैं पॉलीयूरिया। और पॉलीयूरिया का मतलब आप जानते हैं, पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब मैनी होता है, और मैनी का मतलब क्या होता है, बहुत होता है। और यूरिया, ये यूरिया हो गया, लेकिन यहाँ यूरिया को हम इस्तेमाल करेंगे किसमें, मूत्र के रूप में, क्योंकि यूरिया की कंडीशन, यूरिया की मात्रा बढ़ने तो यूरेनिया होता है, लेकिन यहाँ पॉलीयूरिया, तो यूरिया को आपको कन्वर्ट करना है मूत्र में। जब मूत्र में यूरिया की जो अमाउंट है वो ज्यादा बढ़ जाए तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे पॉलीयूरिया। पॉली का मतलब बहुत और यूरिया का मतलब यहाँ मूत्र, और मूत्र बनता है पानी से। तो मैं ये कहूँ कि इन दोनों से एक टर्म निकाल सकते हैं हम, और वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज इन यूरिन। अर्थात मूत्र में या मैं सीधा ही लिख देता हूं, मूत्र का आयतन बढ़ना। आप जानते हो एक दिन में कितना होता है, 1 से 1.5 लीटर तक यूरिन डिस्चार्ज करता है एक हेल्दी मैन। तो अगर ये वॉल्यूम बढ़ जाए यूरिन का तो ये कंडीशन कहलाएगी पॉलीयूरिया। लेकिन इधर देखिए आप, इधर हम कुछ और भी देख रहे हैं। अगली जो डिजीज है इसको मैंने लिखा है ओलिगोयूरिया, और ओलिगोयूरिया का मतलब होता है, ओलिगो मतलब कम, तो मूत्र का आयतन जिस डिजीज में कम हो जाता है, अर्थात 1 से 1.5 लीटर न बन के बहुत कम बनता है, कम हो जाना ही क्या कहलाता है, ओलिगोयूरिया कहलाता है। फिर देखिए अगली डिजीज हमने देखी है यहाँ पर देखिए डिसयूरिया, और डिसयूरिया में क्या लिखा हुआ है, डिसयूरिया में लिखा हुआ है आपके, डिसयूरिया में आपके लिखा हुआ है क्या भाई, डिसयूरिया का मतलब होता है दर्द। इसका मतलब दर्द। दर्द कब हो, मूत्र त्याग के समय, मूत्र त्याग के समय अगर दर्द होता है तो उस कंडीशन को हम डिसयूरिया कहते हैं। डिसयूरिया का मतलब हो गया यानी मूत्र त्याग के समय जब दर्द की अनुभूति होती है, दर्द होता है, तो वो कंडीशन होती है डिसयूरिया।
यूरिया। अब देखते हैं हम पाई यूरिया, और पाई यूरिया क्या होता है? पाई का मतलब होता है पस, और पस का मतलब क्या होता है? जब यूरिन डिस्चार्ज किया जाता है तो उस कंडीशन में मूत्र के साथ में यानी यूरिन के साथ में मवाद कोशिकाओं का आना, पस सेल्स, मवाद कोशिकाओं का आना। तो मैं ये कह सकता हूं मूत्र मार्ग में क्या हो जाती है? पस हो जाती है, और वो जो पस है वो पस सेल्स के रूप में यूरिन के साथ में बाहर आती है। और अगर यूरिन के अंदर पस सेल्स की मौजूदगी है तो वो डिसऑर्डर कहलाएगा पाईयूरिया। अब मैं देखता हूं आगे वाला मैंने लिखा है प्रोटीन यूरिया, और प्रोटीन यूरिया का मतलब होता है मूत्र में, यूरिया का मतलब मैंने यहाँ मूत्र से लिया है, मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति, प्रोटीन की सामान्य जो उपस्थिति होती है, सामान्य से अगर अधिक हो जाती है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? उस कंडीशन को हम कहते हैं प्रोटीन यूरिया कहते हैं। और एक अगली जो डिजीज मैंने लिखी है वो कौन सी लिखी है? एल्ब्यूमिन यूरिया। और इसका मतलब है कि जब एल्ब्यूमिन क्या होती है? एक प्रोटीन होती है। एल्ब्यूमिन भी एक प्रोटीन है, लेकिन एल्ब्यूमिन विशेष की मूत्र में उपस्थिति क्या कहलाती है? मूत्र में उपस्थिति कहलाती है भाई आपकी एल्ब्यूमिन यूरिया। तो अब तक हमने ये ऊपर की डिजीज पढ़ी, यहाँ दोनों एक जैसी डिसऑर्डर है। यहाँ ये प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन भी एक प्रोटीन है, लेकिन एल्ब्यूमिन प्रोटीन ज्यादा फाउंड हो यूरिन में, जब जांच करवाएं तो उसे एल्ब्यूमिन यूरिया कहेंगे। और अगर सभी तरह की प्रोटीन मिले और तरह के एमिनो एसिड्स के कंपाउंड मिले तो उसे हम प्रोटीन यूरिया कहेंगे। अब हम देखते हैं अगली डिजीज, और अगली डिजीज आप देख रहे हो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपने देखा क्या? हिमेटो यूरिया, यानी इसका मतलब होता है मूत्र में यानी यूरिन में आरबीसी की उपस्थिति क्या कहलाती है मेरे दोस्त? वो कहलाती है हिमेटोयूरिया। हिम का मतलब ब्लड होता है, और ब्लड में कौन सी सेल्स? आरबीसी। और ये आरबीसी क्या है? ये आरबीसी ब्लड कार्पोसेल्स हैं। तो ये जो कार्पोसेल्स हैं अगर यूरिन के साथ में आइडेंटिफाई होती है तो उसे हिमेटोयूरिया कहते हैं। और अगर हम इधर देखिए अगला हीमोग्लोबिन यूरिया, इसके नाम से स्पष्ट है कि जो रेड वर्णक है हीमोग्लोबिन, ये जो हीमोग्लोबिन है उस हीमोग्लोबिन की मूत्र में जो उपस्थिति है वो डिसऑर्डर जो पैदा करेगी वो करेगी कौन सा? हीमोग्लोबिन यूरिया। अर्थात इसको हम इस तरह से समझें कि अगर हीमोग्लोबिन यूरिन में फाउंड होता है तो उस कंडीशन को हम हीमोग्लोबिन यूरिया कहेंगे। अगला देखिए आप, अगला हमारे यहाँ देखिए कीटोन यूरिया लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि मूत्र में कीटोन काय। अब ये कीटोन काय क्या होती है भाई? कीटोन काय का मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एसिटिक अम्ल। ये कीटोन काय है, ये हमारी बॉडी में है। अगर ये यूरिन के साथ में कीटोन काय की उपस्थिति होती है तो मैं ये कहूं कि उस कंडीशन को हम कीटोन्यूरिया कहेंगे। इट मींस द प्रेजेंस ऑफ एसिटोएसिटिक एसिड एज ए कीटोन बॉडी इन आवर यूरिन, द कंडीशन द डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीशन आर नोन कीटोन्यूरिया। अब हम देखते हैं अगला लिखा है मैंने एल-कैप्टोन यूरिया। अगला डिसऑर्डर का क्या नाम है? एल-कैप्टोन यूरिया।
एल कैप्टोन वास्तव में क्या है? एक एसिड है और इस एसिड का नाम क्या है? होमोजेंटिक एसिड अम्ल है। अगर इसकी उपस्थिति किसके साथ आ जाती है? उपस्थिति मूत्र में हो तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? एल कैप्टोन यूरिया कहेंगे। अर्थात द प्रेजेंस ऑफ होमोजेंटिक एसिड इन यूरिन, द डिसऑर्डर आर नोन एज एल कैप्टोन यूरिया। इसको टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर की सलाह और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर यह है तो ये जैसे ही होमोजेंटिक अम्ल वायु में आता है, वायु में आने पर यानी यूरिन जैसे ही डिस्चार्ज करोगे आने पर ये क्या होता है भाई? ये अपना जो यूरिन है, जो मूत्र है, वो काला पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर यूरिन डिस्चार्ज के बाद में कुछ समय में ही हवा के संपर्क में आती है, अगर वो काले रंग का वहाँ दिखाई देने लगे तो वो कंडीशन समझिए आप कि आपकी यूरिन में ये एसिड है और इसकी वजह से जो डिसऑर्डर है वो कौन सा है? एल कैप्टोन यूरिया है। इसीलिए जो एल कैप्टोन यूरिया वाली डिजीज है इसको हम ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहते हैं। यूरिन डिजीज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें यूरिन डिस्चार्ज के बाद में जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है वो ब्लैक हो जाता है। अब देखते हैं हम क्या अगला डिसऑर्डर, जिसका नाम क्या है? पीलिया है। और ये जो पीलिया है इसको बहुत आपने पहले भी खूब पढ़ा होगा और सुना होगा। इसे हिंदी में हम कौन सा रोग कहते हैं? पीलिया कहते हैं। और ये क्यों होता है भाई? इसका कारण देखिए। इसका कारण देखने पे हमें पता चलता है कि मूत्र में पित्त वर्णकों की उपस्थिति अगर है तो उससे जो डिसऑर्डर होगा वो कैसा होगा? जॉन्डिस होगा। यानी यूरिन जो है बहुत ज्यादा पेल इन कलर, येलो कलर का हो जाएगा। और ये क्यों होता है? आप जानते हैं कि जो बाइल है, पित्त वर्णकों से बना हुआ जो पित्त होता है वो पित्त यकृत बनाता है और वहां से फिर वो पित्ताशय में आता है और पित्ताशय से एक पित्त नलिका निकलती है। लेकिन अगर ये पित्त नलिका अवरुद्ध हो जाए तो ये पित्ताशय में ही रहेगा और पित्ताशय भरा हुआ रहेगा। तो जो बन रहा है लीवर में वो लीवर में ही रहेगा। लीवर उसको बाहर निकालेगा, ब्लड के थ्रू वो कहाँ पहुंच जाएगा? वो नेफ्रॉन में पहुंच जाएगा और वहां से वो यूरिन के रूप में डिस्चार्ज होने लगेगा। तो जो जॉन्डिस है उसका कारण आपने देखा कि पित्त वर्णकों की उपस्थिति की वजह से ऐसा होता है। और ये हेपेटाइटिस कंडीशन में या पित्त नलिका के अवरुद्ध होने पर ये क्यों होता है? पित्त नलिका यानी बाइल डक्ट के अवरुद्ध होने पर इसकी वजह से होता है भाई। अब हम देखते हैं क्या अगला, और अगला हम देख पा रहे हैं डायबिटीज इंसिपिडस। क्या देख रहे हैं? डायबिटीज इंसिपिडस। यहाँ एक चीज आप जरूर देखिए, जैसे ही डायबिटीज आपके दिमाग में क्लिक करता है तो सीधा मीठा खाने से और मीठे से जोड़ देते हैं, लेकिन इसका मतलब यहाँ ये नहीं है। यहाँ हमने पहले एक चीज पढ़ी है जिसको आपने क्या पढ़ा है? ग्लाइकोसूरिया। इसको हम मधुमेह भी कहते हैं। मधुमेह, मधु का मतलब मीठा होता है, मीठा ग्लूकोज की वजह से होता है। तो यूरिन में अगर ग्लूकोज आ रहा है तो उसे हम मधुमेह कहेंगे। और मधुमेह को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? डायबिटीज मेलाइटिस। तो डायबिटीज दो तरह की हो गई। एक डायबिटीज आप यहां देख रहे हो जो कि ग्लाइकोसूरिया के रूप में है, मीठे वाली। यहां डायबिटीज जो इंसिपिडस है इसका मतलब है कि एडीएच की कमी। एडीएच आप जानते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, वैसेप्रेसिन हार्मोन जो कि
पोस्टीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी, जब हम एंडोक्राइन पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस हार्मोन की कमी की वजह से ये बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, एडीएच का काम क्या है, एडीएच का काम है कि जो डीसीटी है, रक्त कुंडली नलिका और कलेक्टिंग डक्ट, दोनों से जल का अवशोषण, दोनों से जल अवशोषण नहीं हो पाता, जल अवशोषण नहीं हो पाता। पूरी तरह से अगर जल का अवशोषण नहीं हो तो यूरिन का, तो मूत्र जो है, मूत्र की मात्रा में वृद्धि होगी, मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। और जब ये मात्रा में वृद्धि हो जाएगी तो आदमी को, व्यक्ति को बार बार यूरिन डिस्चार्ज करने के लिए जाना पड़ेगा। तो ये जो कंडीशन होगी वो कौन सी होगी, डायबिटीज इंसिपिडस, अर्थात हमारी जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है, संग्रह नलिका है नेफ्रॉन की, उनमें जल को अवशोषित करने के लिए एंटी डायबिटिक हार्मोन जो है काम किया करता है। अगर इसकी मात्रा कम हो जाए तो फिर उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बार बार डिस्चार्ज करना पड़ेगा। इसी को हम कहेंगे डायबिटीज इंसिपिडस। अब देखिए हम यहाँ देखते हैं, मैंने लिखा है सिस्टाइटिस। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है जो ब्लैडर है, ब्लैडर, तो ब्लैडर तो आप जानते हैं, ब्लैडर, ब्लैडर का मतलब जानते हो आप, मूत्रा से, मूत्रा से क्या काम करता है, यूरिन को इकट्ठा करता है भाई। तो मूत्राशय में सूजन आना, सूजन आ जाने से ये बीमारी होती है। और सूजन आने का कारण क्या है, जीवाणु संक्रमण है। और अगर जीवाणु संक्रमण मूत्राशय में हो गया है तो ऐसी कंडीशन में दर्द होगा, और जो ये डिसऑर्डर होगा उसको हम सिस्टाइटिस कहेंगे। अब हम देखते हैं नेफ्राइटिस। और नेफ्राइटिस जो है उसको समझने के लिए आपको नेफ्रॉन में जाना पड़ेगा। और नेफ्रॉन में भी कहाँ आपको इसको पढ़ना है, इसको आपको पढ़ना है कहाँ पर, इसको ग्लोमेरुलस में पढ़ना है। जब ग्लोमेरुलस में जीवाणु संक्रमण हो, ग्लोमेरुलस में जीवाणु संक्रमण हो जाए तो जो फिल्ट्रेशन की क्रिया है, जो निस्यंद की क्रिया है, फिल्ट्रेशन, उस क्रिया में अवरोध आता है। फिल्ट्रेशन पूर्णतः सही नहीं होता, सही नहीं हो पाता। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो ये फिल्ट्रेट होगा उस फिल्ट्रेट में आरबीसी, प्रोटीन, ये भी क्या है, पास आउट हो जाएंगे इसमें निस्यंद में। तो जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, एक जीवाणु का नाम मैं बता रहा हूं, जीवाणु संक्रमण में यहां मैं लिखता हूं एक स्ट्रेप्टोकोकस, ये एक जीवाणु मैंने लिखा। अगर ग्लोमेरुलस में स्ट्रेप्टोकोकस जैसे जीवाणु का संक्रमण हो जाए तो ऐसी कंडीशन में जो छानने की क्रिया है ग्लोमेरुलस के जो पोर्स हैं उनके द्वारा होगी, तो उसमें आरबीसी और प्रोटीन दोनों झरने लग जाएंगे और वो फिल्ट्रेट में साथ आने लगेंगे। तो ये जो कंडीशन है वो क्या कहलाएगी, नेफ्राइटिस कहलाएगी। इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट होगा भाई, ये अगर ऐसा होता है तो जो ये अतिरिक्त मात्रा है ये टिश्यूज में जमा होने लगती है, टिश्यूज में इकट्ठा होने लगती है। और जैसे ही ये टिश्यूज में इकट्ठा होगी तो वहां पर स्वेलिंग्स आएगी, सूजन आएगी। और ऐसी कंडीशन में इसे हम एडिमा डिजीज कहेंगे, एडिमा कह देंगे, या फिर ड्रॉप्सी कह देंगे, ड्रॉप्सी। तो अगर मैं ये कहूं कि नेफ्राइटिस एक तरह का एडिमा है, एक तरह की ड्रॉप्सी है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कारण क्योंकि इसमें जो ग्लोमेरुलस है फिल्ट्रेट का काम प्रॉपर नहीं कर पाता, इस वजह से ऐसा होता है। अब मैं अंतिम जो इसकी डिजीज है उसको देखता हूं, और इसका नाम क्या है, किडनी स्टोन। इसको आप हिंदी में क्या कहते हो, पथरी कहते हो भाई, क्या कहते हो, पथरी। ये नाम सुना है। इसमें क्या होता है, किडनी का मतलब रक्त है, रीनल है, गुर्दा है हमारा। तो अगर हम रक्त की बात करें तो उसमें पथरी क्यों होती है,
पथरी इसलिए होती है, इसके 3 कारण हो सकते हैं। एक तो है यूरिक अम्ल यानी यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल के लवण अगर इकट्ठा होने लग जाए, या फिर कैल्शियम ऑक्सलेट या फिर फॉस्फेट के लवण हो जाए, फॉस्फेट लवण। तो हम ये कहें कि अगर किडनी के अंदर यूरिक एसिड्स के क्रिस्टल्स, ये लवण जो है वो किस रूप में होंगे? क्रिस्टल। जो क्रिस्टल है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल है, या कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल है, या फॉस्फेट लवण के क्रिस्टल है, तो अगर ये होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये स्टोन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, बहुत ही सॉलिड। तो उस कंडीशन को हम कहेंगे किडनी स्टोन। तो आज हमने क्या किया भाई? आज हमने डिसऑर्डर रिलेटेड टू एक्सक्रीशन पढ़ा, और कुल मिलाकर के हमने कितने डिसऑर्डर पढ़ लिए? तो हमने पढ़ लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 डिसऑर्डर हमने पढ़े हैं। तो ये डिसऑर्डर जो हैं आपके सिलेबस के हिसाब से, आपकी जानकारी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनको पढ़िए, देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।